वेलकम दोस्तों। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। सम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो डायग्राम है ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम है। ठीक है, एम सी टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसे शॉर्टकट में एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है, अर्थात मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में इसमें क्या होता है, इसमें क्या घूमेगा, कॉइल घूमता है। क्या घूमता है इसमें, कॉइल। ठीक है, दूसरी बात इसमें देखेंगे, पहली बात तो ये होगी इसमें कॉइल घूमता है, और दूसरी बात यह है कि यह डीसी मोटर के सिद्धांत पर अर्थात विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, तो यही जो सिद्धांत है डीसी मोटर का भी यही सिद्धांत होता है। तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत में कार्य करता है। उसके बाद है इसमें स्केल जो है ये यूनिफॉर्म स्केल हो जाएगा। तो इसका जो स्केल है, यहाँ पर जब स्केल बनाएंगे, ये जो स्केल है ये यूनिफॉर्म स्केल हो जाएगा, मतलब एक समान स्केल हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका जो अंशांकन होगा 0 से लेकर यदि 5 तक है तो इसका जो अंशांकन होगा वो एक समान होगा, मतलब एक समान यूनिफॉर्म होगा, इसका यूनिफॉर्म स्केल होगा ये। ठीक है, इसकी जो स्केल होगी एक समान होगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो स्थायी चुंबक का, मतलब कि परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, जैसे इसका नाम है। ठीक है, इसका जो नाम है इसमें मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, तो इसके नाम के अनुसार इसमें जो यूज़ किया जाता है परमानेंट मैग्नेट, ये जो है कोर, यहाँ परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करेंगे, और परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करने के साथ ही इसमें क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग चार्ज टार्क उत्पन्न हो जाएगा। तो ये स्थायी चुंबक और डायनोमीटर प्रकार के होते हैं। देखो दूसरी बात क्या हुआ, हम ये भी देखेंगे इसमें कि ये एक तो इसमें स्थायी चुंबक का प्रयोग तो होता ही है, और डायनेमोमीटर टाइप का भी होता है ये। तो ये एक परमानेंट मैग्नेट टाइप का भी होगा, पहला एक परमानेंट मैग्नेट टाइप का भी होगा ये, और दूसरा ये होगा डायनेमोमीटर टाइप का भी, डायनेमोमीटर टाइप का। तो ये दूसरा हो गया आपका डायनेमोमीटर टाइप का, पहला हो गया परमानेंट मैग्नेट टाइप का। तो इसके दो टाइप होंगे, किसके, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के। ठीक है, फिर देखेंगे हम, ये दूसरे मीटर की तुलना में बहुत महंगा होता है। तो परमानेंट मैग्नेट टाइप का जो है, ठीक है, यहाँ पर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है ये दूसरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे ज़्यादातर थोड़े कॉस्टली ही मिलेंगे, महंगे ही मिलेंगे। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में पावर कंज्यूम बहुत कम होता है, मतलब पावर की खपत जो है, ये जो आपका मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में पावर कंजप्शन बहुत कम होता है, पावर की खपत जो है वो कम होती है। अब पावर की खपत कम होने के कारण ये इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, और ये शुद्ध और विश्वसनीय होगा, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी तो शुद्धता से इसका मापन होगा। ठीक है, उसके बाद ये मजबूत भी होता है, ज़्यादा सुंदर और सस्ता और टिकाऊ भी होता है। फिर ये स्थायी चुंबक वाले मूविंग कॉइल के यंत्र को डीसी पर तथा डायनेमोमीटर वाले मूविंग कॉइल को यंत्र को एसी और डीसी दोनों पर हम यूज़ कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर दो चीज़ को हम और समझेंगे। तो दो चीज़ को समझने के लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो स्थायी चुंबक वाला जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होगा, मतलब परमानेंट मैग्नेट टाइप का, तो ये परमानेंट मैग्नेट टाइप का जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा, इसका ज़्यादातर उपयोग डीसी में होगा, मतलब डीसी सप्लाई में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे हम। फिर से समझेंगे, परमानेंट मैग्नेट टाइप का जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होगा इसका यूज़ सबसे ज़्यादा डीसी सप्लाई में किया जाता है, मतलब डीसी नापने में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे। वहीं पर डायनेमोमीटर टाइप यदि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका यूज़ सबसे ज़्यादा एसी और डीसी दोनों में होगा। ठीक है, तो एसी और डीसी सप्लाई दोनों में यूज़ किया जाएगा। इस पॉइंट को हमें याद रखना है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट एसी में यूज़ होता है कि डीसी में यूज़ होता है।
तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है, यदि ये परमानेंट मैग्नेट टाइप का है तो ये डीसी सप्लाई में यूज होगा। यदि ये डायनोमीटर टाइप का है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट तो ये एसी और डीसी दोनों में यूज होगा। तो इन पॉइंट को हमें याद रखना है। अब इसमें इसकी वर्किंग देखेंगे हम, और इसकी वर्किंग में देखेंगे ये है आपका परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये क्या है? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट है ये। इस साइड वाला भाग भी ये परमानेंट मैग्नेट है। एन और एस दो पोल बनेंगे। बीच में ये आयरन का कोर है। ये जो है ये बीच में आयरन का कोर है। ये इसे लिखेंगे हम आयरन कोर। ये नीचे कंट्रोलिंग स्प्रिंग है, कंट्रोलिंग स्प्रिंग। अब ये नीचे लोअर कंट्रोलिंग स्प्रिंग है, ये कौन सी हो जाएगी? लोअर। और ये ऊपर कंट्रोलिंग स्प्रिंग हो जाएगी, ये अपर कंट्रोलिंग स्प्रिंग हो जाएगी। ये है सीधे पॉइंटर से अटैच, ये आपका पॉइंटर है और यहाँ पर आपका स्केल है। ठीक है, बीच वाला ये अंदर वाले जो पार्ट में है, कोर में कॉइल लपेटी हुई है, ये है आपकी मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल। नीचे जीवेल लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न करता है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। इसमें एक एन और दूसरा एस, दो पोल बनाएंगे। जब ये जो आयरन का पीस है इस मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है, ये दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये आयरन का टुकड़ा है, तो यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अब आयरन कोर में क्या होता है? लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है आयरन कोर, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर कंट्रोलिंग स्प्रिंग यूज़ की गई है, और ये कंट्रोलिंग स्प्रिंग क्या करती है? कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करती है और करंट को फ्लो होने देती है, और इसका स्केल होता है यूनिफॉर्म स्केल होता है। तो जब इसे चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड में किसी कोर को रखेंगे तो ये क्या करेगी? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है इसमें। तो ये जो है डीसी मोटर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है इसमें। तो इसमें जो परमानेंट मैग्नेट होता है ये एल्निको टाइप का होता है, मतलब एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट टाइप का होता है। तो इसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो फ्लक्स डेंसिटी कितनी होती है इसकी? 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होगी इसकी फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि हाई होती है। तो 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर तक होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। और दूसरी बात, अक्सर ये देखने में आता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो F इक्वल BIL साइन थीटा बनेगा। क्या बनेगा इसका? F इक्वल BIL साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें साइन थीटा क्या रखेंगे हम? 1। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इस टाइप से इसका मान हम रखेंगे इसमें। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हमने यही समझा कि जब किसी कोर को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखते हैं तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होने के कारण, चुंबकीय बल रेखाएं इस कोर को अपने चुंबकीय क्षेत्र में रहने के कारण इस पॉइंटर को घुमाएगी, और ये पॉइंटर घूमेगा तो यहाँ पर आपका कंट्रोलिंग टॉर्क भी उत्पन्न हो जाएगा, डैम्पिंग टॉर्क भी और अवमंदक टॉर्क भी उत्पन्न हो जाएगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पर तीनों टॉर्क कार्य करेंगे, और कार्य करने पर ये जो पॉइंटर है 0 से लेकर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तक, मतलब कि 1 से लेकर 1 2 3 4 5 जितना भी स्केल इसका ग्राफ होगा, और जिस पॉइंट पर रुकना है वहाँ पर आके रुक जाएगी। क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हमने जो यूज़ किया है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क में क्या यूज़ किया है? स्प्रिंग का यूज़ किया हमने। ठीक, उसके बाद स्केल हमने यूज़ किया यूनिफॉर्म। तो इसमें डैम्पिंग टॉर्क जो है ये NBIA। तो इसमें क्या हो जाएगा? डैम्पिंग टॉर्क इक्वल GI हो जाएगा। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझ सकते हैं हम, ये जो डैम्पिंग टॉर्क है, ठीक है, इसको हम किस टाइप से लिख रहे हैं? इस प्रोपोर्शनल टू फ्लो होने वाली करंट हो जाएगी, या कंट्रोलिंग टॉर्क इस प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशन जब क्रिएट हो जाएगी तब की कंडीशन में डैम्पिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क हो जाएगा। तो यही पॉइंटर
स्टेशनरी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है। इसमें क्या हो जाएगा, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्केल की यही पहचान होती है। इसके बाद हम देखेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। इसमें भी कॉइल ही रहती है, कॉइल का ही यूज़ करके हम इसे भी ऑपरेट करते हैं, लेकिन ख़ास बात यही है कि इसे एसी और डीसी दोनों में ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें कॉइल क्या रहती है, स्थिर रहेगी। इसमें इसका यूज़ जो करेंगे हम, ये एसी और डीसी दोनों में यूज़ कर सकते हैं इसे, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन इस टाइप से है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, एमआई इंस्ट्रूमेंट, इसे एमआई इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे एसी और डीसी दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका जो स्केल होता है ये होता है नॉन यूनिफॉर्म स्केल कहलाता है इसका, ठीक है। तो इसका जो स्केल या पैमाना होगा ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक ही होगा, एक समान नहीं होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा इसका स्केल। ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इस मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल है वो किस टाइप का होता है, तो ये होता है एक ही पैमाना या नॉन यूनिफॉर्म स्केल कहलाता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये दो टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होंगे, पहला तो होगा एट्रैक्शन टाइप, मतलब आकर्षण प्रकार का एट्रैक्शन टाइप होगा, ठीक है। और दूसरा टाइप है रिपल्सन टाइप, मतलब कि विकर्षण प्रकार का। तो सबसे पहले हम देखेंगे एट्रैक्शन टाइप, आकर्षण प्रकार का। तो आकर्षण प्रकार में क्या हो जाएगा, ये देखेंगे कि ये एट्रैक्शन के द्वारा ही यहाँ पर ये जो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कार्य करेगा। तो सबसे पहले ये जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये है चुंबकीय एट्रैक्शन के सिद्धांत पर, मतलब चुंबकीय आकर्षण के सिद्धांत पर यह काम करेगा, क्योंकि इसका नाम ही है आकर्षण टाइप का, एट्रैक्शन टाइप का। तो ये जो सिद्धांत है इसका, जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये जिसका जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है आकर्षण, मतलब चुंबकीय आकर्षण के सिद्धांत पर। तो चुंबकीय आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए इसे डायग्राम से समझते हैं हम। इस डायग्राम में हम देखेंगे ये है पिस्टन, ठीक है, ये जो भाग है ये पिस्टन दिख रहा है आपको, ये पिस्टन है अंदर, और ये डैम्पिंग चेम्बर है, मतलब एयर डैम्पिंग, इसमें हवा भरी होगी। तो इस हवा से क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसका अपोज करेंगे। तो ये पिस्टन जब इस चेम्बर के अंदर, एयर चेम्बर के अंदर रोटेट करेगी तो यहाँ पर फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, ठीक है। दूसरी बात देखेंगे यहाँ पर स्केल, ये स्केल है, और ये जो स्केल है ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब और एक ही स्केल है। यहाँ पर ये जो पॉइंटर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये बैलेंसिंग वेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बैलेंसिंग वेट, WE। तो BW लगा हुआ मतलब बैलेंसिंग वेट लगा हुआ है। तो बैलेंसिंग वेट जब यहाँ पर लगा हो तो ये W1 कार्य करेगा। नीचे ये कंट्रोलिंग वेट है और ये W2 कार्य करेगा। और इस पॉइंटर के लास्ट वाला जो है, ये पॉइंटर बीच में जो है ये मूविंग आयरन पीस है, ठीक है। ये क्या है, मूविंग आयरन पीस। अब इसमें कॉइल लपेटी होगी, तो ये कॉइल है, कॉइल का ऊपरी छोर है और ये कॉइल का निचला छोर है। तो यहाँ N और S दो पोल बनेगा। तो जैसे ही इसको चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर हमने रखा है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा इसमें, तो यहाँ पर एट्रैक्शन का कार्य करेगा ये। तो ये जो है पॉइंटर इन दोनों के बीच में जब होगा तो ये जो मूविंग आयरन है ये एट्रैक्शन का कार्य करेगा और रोटेट करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम डैम्पिंग कंट्रोलिंग सिस्टम यूज़ किए हैं तो ये है हमारा एयर डैम्पिंग चेम्बर। तो एयर डैम्पिंग सिस्टम से हम इसे क्या कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब इस कॉइल में करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो होने के कारण यह एट्रैक्शन का कार्य करेगी। तो इस आयरन पीस को, इस आयरन जो मूविंग आयरन पीस है इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, और अट्रैक्ट करने के साथ साथ ये जो स्केल है ये स्केल भी क्या करेगा, यहाँ पर ये जो है पॉइंटर ये स्केल पर अपनी रीडिंग शो करते जाएगा, और जिस वजह से इसका जो रीडिंग है ये रीडिंग शो करेगा पॉइंटर पर। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, ये यंत्र जो है समान जो पोलैरिटी वाले जो विद्युत चुम्बकीय ध्रुव होते हैं उसमें विद्यमान विकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि यदि N और N पोल है,
एन और एन पोल ये समान पोलैरिटी हो गई, तो समान पोलैरिटी समान ध्रुवता के कारण इसमें क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। और एस और एस ये समान पोलैरिटी हो जाएगी तो भी विकर्षण होगा। तो हम यहाँ पर इसमें जो बेसिक फंडा होगा ये इसी का यूज़ करेंगे रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट में। तो रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा विकर्षण का यूज़ किया जाता है एन एन पोल का, एस एस पोल का। तो इसके द्वारा क्या होगा, यहाँ डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होगा और यहाँ ये काम करेगा। तो ये जो सिद्धांत है इसका बेसिक विद्युत चुम्बकीय के सिद्धांत पर ये काम करता है। ठीक है, तो इसमें भी पॉइंटर होगा। आइए इसका डायग्राम देखते हैं हम। इसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट लगे हुए हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहले तो इसमें कंपोनेंट लगा है पॉइंटर, ठीक है, स्केल लगा हुआ है, यहाँ पर स्केल लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर यह है हेयर स्प्रिंग, ये जो है हेयर स्प्रिंग लगा हुआ है। उसके बाद शाफ्ट अटैचमेंट मूविंग वेन लगी हुई है, इसमें जो अटैच किया हुआ है ये मूविंग वेन है। ठीक है, अब ये जो ब्लेड लगी हुई है मूविंग वेन, इसके साथ साथ जो है फिक्स्ड सिलेंड्रिकल कॉइल, मतलब ये जो कॉइल है ये फिक्स सिलेंड्रिकल कॉइल है और इस कॉइल में वाइंडिंग लपेटी हुई है, तार लपेटी हुई है। अब इसमें जैसे ही हम सप्लाई देंगे तो कॉइल लीड जो है ये टर्मिनल, ये दो पॉइंट के ये दो टर्मिनल निकलेंगे और इससे हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे इसमें। तो सप्लाई देने पर क्या हो जाएगा, ये है फिक्स्ड वेन, ये है फिक्स्ड वेन। ठीक है, और ये जो अंदर का जो पार्ट है ये है मूविंग वेन। तो इसमें दो सिलेंडर होंगे। ठीक है, दो कैसे वेन होंगे, एक फिक्स्ड होगा और दूसरा मूविंग होगा। तो अंदर का ये वाला जो पार्ट होगा ये मूविंग होगा और ये जो बाहर वाला जो वेन है ये मूविंग फिक्स्ड होगा। अंदर वाला मूविंग और बाहर वाला फिक्स्ड। तो यहाँ पर जो मूविंग वेन है ये पॉइंटर के साथ स्प्रिंग, जो हेयर स्प्रिंग लगी हुई है फास्फर ब्रांच की, इस स्प्रिंग से अटैच होने के कारण जो पॉइंटर रोटेट करता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट उत्पन्न होगा तो ये जो मैग्नेट लगा हुआ है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये अंदर जो मैग्नेट है दोनों में एन और एन पोल बनेंगे। तो ये क्या काम करेगा, ये रिपल्सन का काम करेगा अर्थात प्रतिकर्षण का। यस और एस पोल बनेगा तो भी प्रतिकर्षण का काम करेगा, जिस वजह से ये जो मूविंग कॉइल है, ये मूविंग कॉइल का जो पॉइंटर है ये विक्षेपित होता है और इस वजह से हमें रीडिंग प्राप्त होती है। तो ये रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में देखेंगे हम कि गैल्वेनोमीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है करंट को मेज़र करने के लिए। ठीक है, करंट मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं अर्थात धारा मापन के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसका जो बेसिक टाइप है ये एक होता है डी आर्सेनवेल गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, और दूसरा होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो पहला मैंने क्या बताया आपको, डी आर्सोनवेल गैल्वेनोमीटर और दूसरा है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो यह एक प्रकार का क्या करंट मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट है और ये जो करंट मेज़र करता है लगभग 10⁻⁻⁶ धारा के मान को माप सकता है, मतलब कम से कम करंट को भी मेज़र कर सकता है। 10⁻⁻⁶ मतलब इतनी कम धारा को भी ये मेज़र कर सकता है और इसे हम कैपिटल जी से शो करते हैं। गैल्वेनोमीटर को कैपिटल जी से शो किया जाता है। अब इस सर्किट में जब लगाएंगे हम तो ये इस टाइप का सिंबल बनेगा। ठीक है, तो डी आर्सेनवेल गैल्वेनोमीटर जो होता है ये स्मॉल करंट जो होती है, स्मॉल करंट और वोल्टेज को, जो सर्किट में स्मॉल करंट और वोल्टेज फ्लो होती है उसको डिटेक्ट करता है और उसको मेज़र करता है ये। ठीक है, और मैक्सिमम में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डी आर्सेनवेल गैल्वेनोमीटर का यूज़ सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है ये डीसी मोटर के प्रिंसिपल कार्य करता है। डी आर्सेनवेल गैल्वेनोमीटर जो है ये डीसी, ठीक है, डीसी मोटर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, डीसी मोटर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये भी याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो करंट कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक फोर्स वर्क करता है। तो उससे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से आउट करने की उसकी कोशिश करता है उसको, इस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसीलिए डीसी मोटर का प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर।
तो बैलिस्टिक जो गैल्वेनोमीटर होता है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? देखो ये इसका जो यूज़ है, ये भी मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ही मेज़र करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी को मेज़र करता है, मतलब हम विद्युत धारा को इससे मापेंगे। लेकिन बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में जो क्या है, इसको हम चार्ज मीटर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी सेम कंस्ट्रक्शन होता है इसमें। इसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होगा, ये N और S दो पोल बन जाएंगे। ठीक है, ये बार मैग्नेट है, यहाँ पर एक कॉइल लपेटी हुई है, ये कॉइल लपेटी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा रहेगा। इस टाइप से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, ये फ्लक्स फाई क्रिएट करेगा, सर्किट में करंट फ्लो होगी और ये ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा। तो इसमें Q इक्वल फार्मूला क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, Q इक्वल IT। तो इस तरीके से इसमें करंट फ्लो होती है, वेव शेप बनता है इसमें भी। ठीक है, इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद थर्ड है वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर। थर्ड क्या है, थर्ड है नाम वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर। तो वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर कब यूज़ करते हैं, थर्ड है वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसका जो यूज़ करते हैं, इसका यूज़ ऑडियो और सब ऑडियो में यूज़ किया जाता है। मतलब कि इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम, ऑडियो और सब ऑडियो में। ठीक है, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, ये होगी 100 हर्ट्ज से 1800 हर्ट्ज तक इसमें यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है, इसमें भी सेम इसका फंक्शन होता है। तो ये वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर है और ये AC मेज़र करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम अमीटर का यूज़। तो अमीटर का यूज़ धारा मापन के लिए किया जाता है, मतलब करंट के मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। धारा मापन में यूज़ करते हैं अमीटर का। इसका भी सेम कंस्ट्रक्शन होता है, हम डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें भी ये जो है मैग्नेट है, इस साइड वाला जो पार्ट है ये मैग्नेट का पार्ट है, ये मैग्नेट का पार्ट है और ये इस साइड भी मैग्नेट का पार्ट है, हाफ एंड हाफ। इन दोनों के बीच में एक वायर कॉइल है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक कॉइल लगी हुई है, यहाँ अंदर एक कॉइल लगी हुई है, वायर कॉइल। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेट, इस साइड वाली मैग्नेट है। ये स्केल है 0 से 100 के बीच में 50 होगा। ये होगी निडल या स्केल का पॉइंट, स्केल और इसके साथ जुड़ा हुआ ये पॉइंटर जिसे निडल कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम इस यूज़ करेंगे और यहाँ से हम सप्लाई देंगे। ये सप्लाई सोर्स है और सप्लाई सोर्स से सप्लाई देने पर इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, यहाँ डिफ्लेक्शन होगा और डिफ्लेक्शन क्या रही है, पॉइंटर मूव करेगा। इस तरीके से हम करंट को मेज़र करेंगे। तो जितनी इसकी स्ट्रॉन्ग होगी करंट की, जितनी तेज़ी से फ्लो होगी और जितनी ज़्यादा फ्लो होगी, उस हिसाब से यहाँ पर करंट की रेटिंग को शो करेगा। तो इसका जो यूज़ किया जाता है विद्युत धारा को मापने में किया जाता है इसका यूज़। ठीक है, इसमें विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, पहली बात तो यही है। और दूसरी बात, इसमें करंट मेज़र करेंगे तो हमने इसे श्रेणी क्रम में, सीक्वेंस में हमें इसे जोड़ना है। तो सर्किट में कहीं पर भी आप अमीटर का यूज़ करते हैं तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ना है आपको। ठीक है, इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है वो करंट से उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें डिफ्लेक्टिंग जो टार्क होगा, विक्षेपक टार्क होगा, ये करंट से उत्पन्न होगा। और सर्किट में कहीं पर भी अमीटर का यूज़ होगा तो ये सीरीज में ही यूज़ होगा। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है हमें तो हमें क्या लगाना पड़ेगा। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए हमें शंट मतलब कम प्रतिरोध वाला तार लगाना पड़ेगा, वो भी समांतर क्रम में। जब कम प्रतिरोध वाला तार समांतर क्रम में लगाएंगे तो ये गैल्वेनोमीटर अमीटर की तरह बिहेव करेगा। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए हम यहाँ पर समांतर क्रम में ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा ये पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा और यही शंट प्रतिरोध होगा। मतलब ये जो प्रतिरोध है ये कम रेटिंग का होगा। क्या हो जाएगा, कम रेटिंग का प्रतिरोध होगा ये, और इसे हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इसका जो फार्मूला बनेगा S इक्वल IG इंटू जी अपान I माइनस IG होगा।
तो एस क्या है, ये शंट प्रतिरोध है। तो हमेशा ये पूछा जाता है एग्जाम में कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए हमें शंट में मतलब पैरेलल में कम प्रतिरोध का तार लगाना चाहिए, जिससे गैल्वेनोमीटर अमीटर में बदल जाए। अब कुछ अमीटर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो देखेंगे हम। एक आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस ये 0 होता है। उसके बाद अमीटर का रेजिस्टेंस जो है शंट के रेजिस्टेंस से कम होता है। तो अमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो शंट के रेजिस्टेंस से हमेशा कम होता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, अमीटर के शंट का कार्य करेंट को गुजारना है, मतलब करेंट उससे फ्लो होना चाहिए। अमीटर का मेन कार्य वही है। और ये एक द्वितीयक उपकरण है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का जो यूज़ करते हैं ये सर्किट में पैरेलल में यूज़ करते हैं, पैरेलल अर्थात समांतर में यूज़ करते हैं, ठीक है, समांतर में। और हमेशा वोल्ट मीटर को V से शो किया जाता है। और वोल्ट मीटर से वोल्टेज का मापन किया जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापन करेंगे हम, वोल्टेज का, सर्किट की टोटल वोल्टेज जो है ये वोल्टेज का मापन करेंगे और ये सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। वोल्ट मीटर का जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये एक रजिस्टर है और ये 2 कॉइल लगी हुई है A और B, ठीक है। और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, इनको भी, इनके बीच में ये कॉइल लगी हुई है। और ये क्या करता है, ये पॉइंटर है और ये स्केल है, ठीक है, ये स्केल है और स्केल, ये पॉइंटर है। ये पॉइंटर बीच में एक कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल से अटैच है। अर्थात जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो यहाँ पर जब करंट फ्लो होगा इस सर्किट में, तो इस सर्किट में टोटल वोल्टेज को मापन करता है। और इसे जब भी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो ये फेस और न्यूट्रल के बीच में देखिए, इससे वोल्ट मीटर को हमने कनेक्ट किया और सीरीज में हमने अमीटर को कनेक्ट किया। तो इस तरीके से सर्किट में हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क है ये वोल्टेज के समानुपाती होता है। तो इसमें जो समानुपाती मतलब करंट से ही उत्पन्न होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किससे उत्पन्न होगा, करंट से उत्पन्न होगा, ठीक है। और इसी के थ्रू ये जो है वोल्ट मीटर आपका कार्य करेगा। अब इसको गैल्वेनोमीटर को यदि वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है तब हम क्या करेंगे, तो इसको देखेंगे हम। यदि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर हमें बनाना है, तब के लिए हमें क्या करेंगे, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज क्रम में लगाएंगे। तो ये जो हो गया आपका, ये रेजिस्टेंस हो गया जिसे हम मल्टीप्लायर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो यूज़ करेंगे, ये सर्किट में गैल्वेनोमीटर को यदि हमें वोल्ट मीटर बनाना है तो इसके सीरीज में हम हाई वैल्यू का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। हाई वैल्यू का एक रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, वो भी सीरीज क्रम में लगा रहेगा। और जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे तो ये जो है इसकी रेंज बढ़ जाएगी, और रेंज बढ़ जाएगी तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। तो इस तरीके से हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज़ करके सीरीज क्रम में जोड़कर हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। तो टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे हम, टोटल वोल्टेज निकलेगा V इक्वल, ये मल्टीप्लायर का वोल्टेज है Vm और एक गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज Vg। तो ये टोटल वोल्टेज इस टाइप से निकलेगी। अब इसे हम Vm को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर Vm को हम लिख सकते हैं Im इंटू R, और Ig जो Vg है इस Vg को लिख सकते हैं Ig इंटू G। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका टोटल जो फार्मूला हो जाएगा, और जो कैपिटल V है इसे लिख सकते हैं IGR। तो इस टाइप से टोटल जो फार्मूला हो जाएगा, इसका टोटल फार्मूला हो जाएगा R इक्वल V अपन IG माइनस G, इस टाइप से हो जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो G है ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, R हो जाएगा हाई वैल्यू का जो रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगाया था। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले से किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हमें कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज़ करना है हाई वैल्यू का, उसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे आगे आदर्श जो वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर, इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये होता है हमेशा इन्फिनिटी। तो एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो
प्रतिरोध होता है वो होता है इन्फिनिटी अर्थात अनंत होता है, और मल्टीप्लायर का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है, मतलब हाई होता है। हाई वैल्यू का जो रेजिस्टेंस है वो यूज़ करेंगे, मल्टीप्लायर हम यूज़ करेंगे। तो एक और चीज़ देखेंगे हम यहाँ पे कि अमीटर को हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़कर वोल्ट मीटर की तरफ प्रयोग तो किया जा सकता है, लेकिन वोल्ट मीटर को लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़कर अमीटर की तरह यूज़ भी किया जा सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अमीटर के साथ हाई वैल्यू का यदि रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर दें वो भी सीरीज में, तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। और वैसे ही वोल्ट मीटर में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रहे ये हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है ये लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है। तो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस यदि हम पैरेलल में जोड़ दें इसे, तो ये बन जाएगा अमीटर। तो इस तरीके से हम इसे अमीटर को वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर को अमीटर बना सकते हैं।